तपते रेगिस्तान के बीच एक ऐसा शहर जहां 2000 साल पहले भी फव्वारे चलते थे और हरियाली लहराती थी। आखिर कैसे? आज की कहानी है दुनिया के सबसे बड़े रहस्य, पेट्रा की रोज सिटी और उसके जादुई वाटर सिस्टम की। जॉर्डन के दक्षिणी भाग में स्थित पेट्रा एक ऐसा प्राचीन शहर जिसे गुलाबी बलुआ पत्थर को काट कर बनाया गया। पेट्रा को बसाने वाली जो नबातियन सभ्यता थी, उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। हमारे पास जो जानकारी है वो बहुत स्पष्ट करती है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी सेना या साम्राज्य नहीं था। उनका दुश्मन खुद प्रकृति का वो रौद्र रूप था, जिसके बीच उन्होंने अपना घर बनाने की ठानी। एक तरफ तो ये इलाका ऐसा था जहां कई महीनों तक भयंकर सूखा पड़ता था और फिर अचानक से मौसम बदलता था और भयंकर बाढ़ आ जाती थी। बिल्कुल, एकदम अचानक से। मतलब मुझे ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही है। अगर हम एक रेगिस्तान की बात कर रहे हैं जहां पानी की इतनी किल्लत है, तो वहां बाढ़ कैसे आ सकती है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब रेगिस्तान की जमीन की बनावट में छिपा है। दरअसल होता क्या है कि जब महीनों तक सूरज उस जमीन को पकाता है ना, तो वो मिट्टी एकदम सख्त हो जाती है, लगभग किसी कंक्रीट की तरह। ओह, तो मतलब पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता? एकदम सही पकड़ा आपने। अब जब अचानक पहाड़ों पर तेज बारिश होती है, तो वो पानी जमीन सोख नहीं पाती। वो सीधे पहाड़ की ढलानों से नीचे की तरफ एक भयंकर रफ्तार से दौड़ता है। बाप रे! और ये कोई सामान्य बारिश का पानी नहीं होता। ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, कीचड़ और मलबा लेकर आता है। एक तरह से मौत का सैलाब जो सब कुछ बहा ले जाए। तो मतलब या तो पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी या फिर इतना पानी आएगा कि पूरा शहर ही बह जाएगा। यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने उस तबाही को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। मतलब उन्होंने बाढ़ के पानी का मोमेंटम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। 100%। और इसका सबसे बड़ा सबूत पेट्रा के मुख्य दरवाजे पर ही देखने को मिलता है। वो संकरी घाटी। हाँ, पेट्रा तक पहुंचने का जो रास्ता है वो पहाड़ों के बीच एक बहुत ही घुमावदार घाटी से होकर गुजरता है। इसे सिख कहते हैं। हाँ, मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। ये रास्ता इतना संकरा है कि मतलब कई जगह तो आसमान भी ठीक से दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, और दोनों तरफ विशाल गुलाबी चट्टानें हैं। लोग अक्सर वहां जाकर बस उन चट्टानों की खूबसूरती में खो जाते हैं। तो क्या वो लोग कुछ जरूरी चीज मिस कर देते हैं वहाँ? बहुत बड़ी चीज मिस कर देते हैं। उन दीवारों के किनारों पर बनी पतली और लंबी नालियां। नालियां चट्टानों पर? हाँ, ये नालियां पेट्रा की अदृश्य वाटर इंजीनियरिंग का पहला हिस्सा है। जब बाढ़ का पानी पूरी ताकत से आता था, तो नबातियन इंजीनियरों ने प्रवेश द्वार से ठीक पहले छोटे डाइवर्जन डैम बनाए थे। ये पानी को रोकते नहीं थे, बल्कि उस उफनते पानी को शांति से उन नालियों की तरफ मोड़ देते थे। अब यहाँ मेरी उत्सुकता और बढ़ रही है। पानी की दिशा मोड़ देना तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कठोर चट्टानों को काटकर मीलों लंबी नालियां बनाई। हाँ, और सिर्फ नालियां नहीं। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने पानी ले जाने के लिए टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी के पाइप्स का इस्तेमाल किया था। एकदम सही। मेरा सवाल यह है कि मिट्टी के पाइप ही क्यों? मतलब उनके पास तो पत्थर तराशने की इतनी बेहतरीन कला थी, फिर मिट्टी क्यों? टेराकोटा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो सस्ता था। इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान था। कैसा विज्ञान? मिट्टी के ये पाइप पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखते थे, और सबसे बड़ी बात, इन पाइप्स को जोड़ते समय एक खास इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया गया था। जैसे आजकल के प्लम्बिंग जॉइंट्स होते? बिल्कुल वैसे ही। जब पानी का दबाव अचानक बढ़ता था, तो ये पाइप टूटते नहीं थे, बल्कि उस दबाव को झेल लेते थे। अरे वाह! लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा असंभव लगती है, वो है इन नालियों की ढलान। हाँ, वो तो मास्टरपीस है। 2000 साल पहले उन्होंने बिना कंप्यूटर के ढलान कैसे तय की? और वो भी एकदम सटीक ढलान। हाँ, क्योंकि अगर ढलान ज्यादा होती तो पानी तेजी से बहता और पाइप टूट जाते, और अगर कम होती तो पानी रुक जाता और गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता। इसी ढलान का विज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उन्हें पानी को एक गोल्डीलॉक्स जोन में रखना था। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब ना बहुत तेज और ना बहुत धीमा। एकदम सही। इसके लिए उन्होंने बहुत ही बुनियादी टूल इस्तेमाल किए, जैसे प्लम बॉब, जो धागे से लटकता हुआ एक लट्टू होता है। अच्छा, साधारण सा औजार? हाँ, और उसी से उन्होंने चट्टानों को इतने सटीक कोण पर काटा, लगभग 4 डिग्री, कि पानी लगातार एक समान गति से बहता रहे। क्या बात है!
इसी सटीक इंजीनियरिंग का नतीजा था कि पानी बिना बर्बाद हुए सीधा शहर के जलाशयों में पहुंचता था। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि पेट्रा कोई शहर नहीं बल्कि एक जीती जागती मशीन था जो पानी से चलती थी। बिल्कुल, एक मशीन की तरह। रेगिस्तान के बीचों बीच इस तरह फव्वारे और हरे भरे बगीचे, ये तो उस दौर के लिए जादू ही था। जहां पूरी दुनिया पानी के लिए तरस रही थी, पेट्रा के लोग पानी के राजा बन चुके थे। क्या था? तो और क्या था? पानी उनके लिए एक करेंसी यानी एक मुद्रा बन चुका था। ये एक ऐसा हथियार था जिसने उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। उस समय के व्यापारिक रास्तों को इंसेंस रूट या धूप का रास्ता कहा जाता था। अच्छा। किन चीजों का व्यापार होता था? चीन, भारत, मिस्र से आने वाले बड़े बड़े कारवां जो लोबान, मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों से लदे होते थे, वो इन्हीं रास्तों से गुजरते थे। और उस जमाने में तो मसालों की कीमत सोने से भी ज्यादा होती थी। बिल्कुल। अब रेगिस्तान की धूप में महीनों सफर करने के बाद जब इन थके हुए व्यापारियों को पेट्रा की ठंडी घाटियों और पानी का पता चलता, तो वो सीधे वहीं खिंचे चले आते। तो क्या नबातियन लोग सिर्फ पानी बेचकर अमीर हो गए? उन्होंने सिर्फ पानी नहीं बेचा, उन्होंने पानी के लालच से पूरे वैश्विक व्यापार को अपने दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया। मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा दी, रुकने की जगह दी और बदले में उन पर टैक्स लगाया। मतलब एक तरह से वो सुनसान हाईवे के सबसे ताकतवर टोल बूथ बन गए। बिल्कुल। और इसी व्यापार से जो अथाह धन आया, उसने उन्हें घुमंतू बंजारों से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में बदल दिया। इसी खजाने का नतीजा था कि उन्होंने उन विशाल चट्टानों को तराश कर ऐसे महल बनाए जो आज भी खड़े हैं। हाँ, और सबसे मशहूर इमारत है जिसे आज द ट्रेजरी कहा जाता है। द ट्रेजरी, अल खाजना। हाँ, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ को छीलकर एक कलाकृति बाहर निकाल ली हो। सच में, वो इमारत तो आंखें चौंधियां देती है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये खजाना रखने की जगह नहीं थी। नहीं, इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः एक राजकीय समाधि या स्मारक था। ट्रेजरी नाम तो बाद में पड़ा। अच्छा। लेकिन इसका उद्देश्य चाहे जो भी हो, इसे बनाने का तरीका आज के इंजीनियरों के पसीने छुड़ा देता है। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने इमारत नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बनाई, उन्होंने पहाड़ की चोटी से नक्काशी शुरू की और धीरे धीरे नीचे आए। ये उनकी कला का चरम रूप था। सच में। लेकिन फिर हर महान कहानी की तरह पेट्रा की कहानी में भी एक ढलान आई। ये शहर हमेशा के लिए आबाद नहीं रहा। हाँ, समय का पहिया घुमा। जिन रास्तों ने पेट्रा को दुनिया का केंद्र बनाया था, वे रास्ते ही बदलने लगे। व्यापार के रास्ते बदल गए। रोमनों ने लाल सागर के जरिए जहाजों से व्यापार शुरू कर दिया। वो रास्ता सस्ता था, तो पेट्रा का वो टोल बूथ धीरे धीरे खाली होने लगा। और शायद प्रकृति ने भी करवट ली। जिन पहाड़ों ने उन्हें दौलत दी थी, वहीं भयंकर भूकंप आए। हाँ। और उन भूकंपों ने उनकी उस नाजुक वाटर इंजीनियरिंग को तोड़ दिया। और जब वो अजेय पानी का सिस्टम टूटा, तो शहर का दम घुटने लगा। अंततः वो शहर जहां फव्वारे थे और हजारों लोग थे, वो वीरान हो गया। लोग चले गए। और फिर पेट्रा सदियों के लिए खामोश हो गया, रेगिस्तान की रेत में छिप गया। एक बहुत ही लंबी खामोशी जो सीधे 1812 में टूटी। हाँ, जब स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्गहार्ट ने इसे दोबारा खोजा। बिल्कुल। और आज ये यूनेस्को विश्व धरोहर है और दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल है। ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। क्या सीख? यही कि किसी भी सभ्यता की महानता उसकी इमारतों में नहीं होती, बल्कि उसकी अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन में होती है। पेट्रा के लोगों ने साबित किया कि सिर्फ संसाधन होना काफी नहीं है। अगर आपके पास दुनिया का सारा पानी है लेकिन उसे सहेजना नहीं आता है, तो वो बेकार है। बिल्कुल, उनका मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। 2000 साल पहले का ये शहर आज के इंजीनियरों के लिए एक मास्टर क्लास है। तो क्या लगता है आपको, पेट्रा की पहचान उसकी विशाल चट्टानें हैं या उसका जादुई वाटर सिस्टम? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इतिहास और इंजीनियरिंग के ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए महान स्टोरीज को सब्सक्राइब करें